किसी जातक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे, यह संभव नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, तब किसी न किसी क्षेत्र में आपको समस्या प्राप्त हो रही है। यह गोचरों की विशेषता होती है। इसमें समझने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि आपको यह अवश्य देखना है कि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रहों के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें से कहीं भी यदि समावेश हो रहा हो तो उसी समयावधि में आप इस गोचर को अपने जीवन में प्रभावी समझें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं की गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ही बीच में कुछ बड़े ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में आ चुका है, यानी कई बड़े ग्रहों ने अप्रैल माह में राशि परिवर्तन कर लिया है और करना है। तो सबसे प्रथम गोचर जो अप्रैल माह में हुआ है, बड़ा गोचर, वह राहु केतु का हुआ है। राहु केतु का गोचर 12 अप्रैल 2022 को हुआ है, जहां राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आया है और केतु वृश्चिक से निकलकर तुला राशि में आया है। चूंकि यह वक्रीय चलते हैं, इसलिए यह नीचे की राशि में आपको आते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इनके गोचरों की चर्चा की बात करें तो विभिन्न ज्योतिष शास्त्री अपने अपने तरीकों से इन गोचरों को आप लोगों के सामने प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम शास्त्रोक्त तरीके से जहां जिस ग्रह का गोचर शुभ या अशुभ होता है, उस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, गोचरों से लोग डराए अधिक जाते हैं, तो यहां डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस बात को समझना भी आवश्यक है कि गोचर को देखा कैसे जाए, समझा कैसे जाए। तो हमने आपको पूर्व के वीडियोस में भी बताया है कि गोचर को समझने के लिए आपको सिर्फ अपनी दशाओं को समझना होगा। अच्छी दशाएं चल रही हैं, शुभ दशाएं चल रही हैं, गोचर से संबंधित ग्रहों की दशाएं नहीं हैं। दशा के किसी भी चरण में, महादशा से लेकर प्राण दशा तक, किसी भी चरण में यदि गोचर से संबंधित ग्रह की दशा चल रही है तो वहां आप शुभ या अशुभ परिणामों की बात कर सकते हैं। जो हमने पूर्व के वीडियो में चर्चाएं की हैं, वहां हमने सबसे पहले मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक, या यूं कह सकते हैं मेष से कर्क लग्न तक। द्वितीय वीडियो में सिंह से लेकर वृश्चिक तक, यानी आप लग्न और राशि दोनों को समझ सकते हैं। हमने इस गोचर के बारे में विश्लेषण किया है। हम यहां नक्षत्रानुसार विश्लेषण भी कर रहे हैं। एक सामान्य तौर पर जो गोचर है वह क्या कहता है, और जब हम उसे विशेष रूप से नक्षत्र में देखते हैं तो हमारे पास वह समय अवधि निकल कर आती है जो इस गोचर को प्रभावी बनाती है। और इस गोचर में कब क्या आपके जीवन में घटित हो सकता है, यह आपको नक्षत्रों से पता चल जाता है। तो हम नक्षत्रों को भी लेने की भरपूर चेष्टा कर रहे हैं। नक्षत्र चरणों को नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, और हमने वैसे ही विलंब से यह वीडियो डाले हैं, और विलंब के लिए तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आज के वीडियो में हम राहु और केतु के गोचर को धनु राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों में देखेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव वह इन जातकों के ऊपर डालने वाले हैं। आपको गोचर देखने के लिए, जैसा कि बता चुके हैं, दशाओं का विशेष ध्यान रखिए, और राहु केतु आपकी कुंडली में कहां पर स्थित है और किस प्रकार की स्थिति में स्थित है, यह देखना भी परम आवश्यक है, क्योंकि उन भावों के फल भी आपको इसी गोचर में प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम गोचरों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व के सभी वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम
यह बताना आवश्यक समझते हैं कि जब इन ग्रहों का गोचर नक्षत्रों में होगा तो किस किस तारीख में, किस किस नक्षत्र में यह गोचर करेंगे। राहु की बात करेंगे तो राहु सबसे पहले कृतिका नक्षत्र में गोचर कर चुका है। यह 12 अप्रैल को घटित हुआ है। अब यह यहाँ पर 14 जून तक रहने वाला है और 14 जून के उपरांत यह भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो आप 14 जून के बाद भरणी नक्षत्र से संबंधित जो फल हैं उन्हें समझिए। फिर उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र में यह 20 फरवरी 2023 को प्रवेश करेगा, जहां यह 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसी प्रकार यदि केतु की बात करें तो केतु विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण में 12 अप्रैल को प्रवेश कर चुका है और यहां यह 24 अक्टूबर 2022 तक रहने वाला है। 24 अक्टूबर 2022 के उपरांत यह स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और 26 जून तक स्वाति नक्षत्र में रहते हुए अंततः यह चित्रा नक्षत्र में ही प्रवेश करेगा और वहां यह 30 अक्टूबर तक रहने वाला है। यह मेष राशि के अंतर्गत और तुला राशि के अंतर्गत की बात हो रही है। तदुपरांत यहां से आगे जब बढ़ेंगे तो दोनों ही ग्रह जो अंतिम उनके नक्षत्र हैं वहां तक तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद में जब हम केतु की बात करेंगे तो केतु जब तुला से कन्या की ओर बढ़ेगा तो वहां उसका नक्षत्र बदलेगा नहीं, वह चित्रा नक्षत्र में ही चलता रहेगा अगले कुछ समय तक के लिए। हाँ, राशि परिवर्तित हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि जहां यह गोचर पंचम भाव में और 11वें भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतान भाव, ज्ञान भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव और 11वां भाव लाभ का भाव, इच्छाओं का भाव, जिसे हम डिजायर्स कहते हैं। तो इन दोनों घरों में राहु और केतु का गोचर हो रहा है। तो राहु पंचम भाव में है और केतु 11वें भाव में है। यहां गोचर की दृष्टि से देखा जाए तो यह आर्थिक सफलता देने वाला है। आर्थिक सफलता के साथ साथ यह धर्म में हानि करेगा, क्योंकि यहां धर्म की गिरावट होती है, आध्यात्मिकता की गिरावट होती है। राहु जातक के मन से आध्यात्म को कम करता है। अति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, मति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हम पंचम से प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में बाधाएं हैं। और जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान के पथ भ्रष्ट होने की संभावनाएं, आशंकाएं अधिक मात्रा में यहां देखी जा सकती है। आपको उनसे संबंधित चिंताएं बढ़ जाएंगी। शेयर मार्केट में जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि इस प्रकार के कार्यों से धन लाभ होने की संभावनाएं भी यहां बढ़ जाएंगी। यानी गलत तरीके से धन कमाने की ओर अग्रसर होने के पूरे आसार इस गोचर काल में। यह 18 माह का गोचर है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आपके दशाओं में कितने समय के लिए चलने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी भी इसी गोचर काल में होगी। धन आगमन होगा, जैसा हमने कहा आकस्मिक धन आगमन के भी चांसेस हैं और विदेश से जुड़कर धन आगमन के भरपूर योग बनते हैं। आप विदेश की नौकरी कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश से जुड़कर धन प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ रुका हुआ धन यहां इस गोचर काल में प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अब यहां पर सिर्फ धन 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 की बात हो रही है। यहां धर्म की हानि हो रही है, संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ रही हैं। वह सभी चिंताएं इस गोचर काल में लगी हुई हैं। अब हम राहु के नक्षत्रानुसार गोचर की बात करते हैं। तो राहु का कृतिका नक्षत्र में गोचर होता है। कृतिका का स्वामी सूर्य यहां धर्म भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। हम इसे लग्न और राशि दोनों से ही समझ लें। यह यहां धर्म भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। तो इस गोचर काल में जब राहु कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहा है, भाग्य साथ देगा, उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है, आध्यात्मिकता में रुचि कम होने की संभावनाएं बन जाती है। यहीं से वह स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां आध्यात्मिकता में रुचि कम होने लगती है। इच्छा पूर्ति होगी, अपनी रुचियों में धन जातक का खर्च होगा, इच्छाओं को पूर्ति करने में जातक का धन खर्च होगा। और जब राहु भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र यहां छठे और 11वें भाव का स्वामी है। तो छठे भाव से हम
कार्यस्थल की बात करते हैं, 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं, 6ठे भाव से हम संघर्ष की बात करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं। तो इस गोचर काल में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं जातक की बढ़ जाती हैं, किंतु स्वास्थ्य में विशेष गिरावट देखी जा सकती है। अब यदि हम अश्विनी नक्षत्र में राहु के गोचर की बात करें तो यहां पर धन के लिए, धन की लालसा के लिए पथ भ्रष्ट होने की संभावनाएं जातक की बढ़ जाती है। और अन्य फल वह केतु के अनुसार देता है। तो केतु क्या फल देता है? यहां भाई बहनों से मनमुटाव देता है, भाई बहनों से संबंधित चिंताएं देता है, क्योंकि वह जो बैठा हुआ है वह नवम भाव में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि सामने ही आपके पराक्रम भाव पर, भाई बहनों के भाव पर पड़ रही है। ओम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, संतान से दूरी बना सकता है और भ्रम की स्थिति आपके मन में उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। नए व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन संतान से दूरी बन सकती है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, जीवन साथी से दूरी बन सकती है, गलत तरीके से धन कमाने की लालसा बढ़ सकती है और उसके चलते जातक पथभ्रष्ट हो सकता है। अब यदि हम नक्षत्र अनुसार समझे तो जब केतु का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश किया है तो यहां विशाखा नक्षत्र के गोचर काल में हम गुरु की स्थिति को देखेंगे तो गुरु यहां पर लग्नेश है और चतुर्थेश है। तो जब हम चतुर्थ की और लग्न की बात करते हैं तो यहां हम सुख सुविधाओं की वृद्धि की बात करेंगे, घर परिवर्तित होने की बात करेंगे, बड़ा घर मिलने की बात करेंगे। इस गोचर काल में जातक के जीवन में बड़ा घर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब वह स्वाति में प्रवेश करेगा तो स्वाति में संतान की ओर से चिंताएं बढ़ जाएंगी। संतान की ओर से चिंताएं बढ़ने के साथ साथ संतान के ऊपर खर्च भी बढ़ जाएगा। स्वयं की हम संतान की शिक्षा में बाधा की स्थिति बनती है और साथ ही साथ पथ भ्रष्ट होने की भी स्थिति बनती है। तो हमें यहां पर भी सतर्क रहना अति अनिवार्य है। अंततः केतु का प्रवेश होगा चित्रा नक्षत्र में, और जब चित्रा नक्षत्र में इसका प्रवेश होगा तो यहां यह पंचम स्थान का स्वामी है, साथ ही साथ यह 12वें स्थान का स्वामी है। तो यहां हम जो खर्चों की बात करेंगे वह खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन हां यहां कुछ स्थितियां इस प्रकार की रहेंगी कि जातक के जीवन में जो खर्चे होंगे वह सुकर्मों में खर्च होंगे, अच्छे कार्यों में खर्च होंगे एवं स्वयं के ऊपर ही खर्च होंगे। तदुपरांत हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि या मकर लग्न में यह गोचर चतुर्थ भाव में और दशम भाव में होने वाला है। चतुर्थ में राहु और दशम में केतु। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि यहां माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में गिरावट होने के पूर्ण आसार बनते हैं। मानसिक परेशानियां बहुत अधिक होने वाली हैं, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वैसे ही मकर राशि के जातक शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। अब चूंकि इनका स्वामी शनि ही है तो यह प्रश्न अक्सर आता है कि क्या मकर राशि का स्वामी शनि है तो वह भी अपनी राशि को कष्ट देता है? शनि का काम मन को यानी चंद्र को कष्ट देने का होता है। चंद्र आपका मन है तो मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। अब उसकी दृष्टि कहां कहां पड़ती है, वह उनसे किस प्रकार के फल देता है, वह हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। लेकिन जब 7.5 की बात होती है तो मानसिक परेशानियां तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, चाहे वह किसी भी राशि का जातक हो। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार यह परेशानियां अधिक या कम हो सकती हैं। तो मानसिक परेशानियां यहां राहु केतु के गोचर में भी मकर राशि के जातकों की बढ़ने वाली है। अब चतुर्थ में राहु का गोचर है तो ग्रह कलेश की संभावनाएं बनती हैं, माता को कष्ट की संभावनाएं बनती हैं, स्वयं को यानी कि अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो आकस्मिक स्वास्थ्य में जो गिरावट होती है उसकी संभावनाएं बहुत अधिक बनती हैं। इसकी दृष्टि दशम भाव पर है तो कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी बनती है, कार्य क्षेत्र में बहुत सी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। फिर इसकी दृष्टि व्यय पे है तो व्यय की अधिकता जातक के जीवन में बढ़ जाती है। धन की बर्बादी होगी, कोर्ट कचहरी के चक्रों में होगी, दवाओं के चक्रों में होगी। जब आप बीमार पड़ेंगे तो दवाएं भी खरीदी जाएंगी, तो वहां पर भी धन व्यय होने की बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं। दुर्घटनाओं के योग इस नक्षत्र काल में बनती हैं। नौकरों से, अधीनस्थों से आपको धोखा मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आप किसी षड्यंत्र का शिकार भी बन सकते हैं, और षड्यंत्र का शिकार भी आप अपने अधीनस्थों के द्वारा या नौकरों के द्वारा ही बनेंगे। तो यहां अति सावधानी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो यहां अष्टम भाव से गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और यदि नक्षत्र के अनुसार हम इस गोचर को समझे तो कृतिका नक्षत्र में यदि गोचर करता है
तो यहाँ इस लग्न में जो सूर्य है वह अष्टम भाव का स्वामी है। तो हम रोगों की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य में पीड़ा की बात कर रहे हैं, गुप्त शत्रुओं की बात कर रहे हैं, गुप्त रोगों की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार की गंभीर बीमारी इस नक्षत्र काल में हो सकती है। जब भरणी में इसका प्रवेश होगा तो वहां हम आपकी रुचियों के पूर्ण होने की, आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने की, खुशियों मिलने की, इन सभी बातों की संभावनाओं को बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी कि भरणी नक्षत्र काल इस लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी दशाओं में यदि इन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं कहीं भी, वहीं आप अच्छे या बुरे गोचरों को समझ सकते हैं। अन्यथा आपके जीवन में बहुत सामान्य प्रभाव दिखाई देंगे, ना अच्छे ना बुरे। अच्छे या बुरे प्रभाव तभी दिखाई देंगे जब आपके कुंडली में, आपकी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें कहीं भी इन ग्रहों का समावेश हो रहा हो, तभी आप इसे अपने लिए अच्छा या बुरा समझें। अन्यथा सामान्य तौर पर जो छोटी छोटी बातें होती हैं वह आपके जीवन काल में होंगी, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की, लेकिन बहुत अधिक बड़ी मात्रा में नहीं देखी जाएगी। प्रभाव पूरे जनमानस पर पड़ता है, लेकिन अच्छा या बुरा केवल दशाओं के अनुसार ही समझा जाता है। तदुपरांत हम यहां पर बात करेंगे जब इसका प्रवेश अश्वनी में होगा तो हम केतु के फलों की बात करेंगे कि केतु से मिलने वाले जो फल हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो केतु से यहाँ कौन से फल प्राप्त होते हैं? तो केतु यहाँ कार्य क्षेत्र में परिवर्तन दे रहा है। कार्य क्षेत्र के साथ साथ जीवन में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन केतु यहाँ पर दिखा रहा है। वाणी कटु हो सकती है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी पेशा है तो उच्च अधिकारियों से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में परिलक्षित होनी प्रारंभ हो जाएंगी। गैर कानूनी कार्यों की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं और दुर्घटनाओं के योग भी इस गोचर काल में बनते हैं। अब यदि नक्षत्र अनुसार इसे समझें तो विशाखा नक्षत्र में केतु का प्रवेश, तो यहां गुरु मकर लग्न में तृतीयेश और व्ययेश होता है। तो हम व्यय भाव से संबंधित बातों को समझेंगे, तृतीय भाव से संबंधित बातों को समझेंगे। छोटी छोटी यात्राओं की संभावनाएं बनती हैं, छोटी छोटी यात्राओं में खर्चों की संभावनाएं बनती हैं, धन व्यय होने की संभावनाएं बनती हैं। 12वें भाव की बात करें तो यहां व्यय बहुत अधिक होने की संभावनाएं बनती हैं। और चूंकि विदेश से संबंधित भाव है तो हम विदेश में धन व्यय होने की संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और विदेश से संबंधित जो धन व्यय होगा वह लॉस ही होगा, आपको वहां से फायदा प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ इस नक्षत्र काल में छोटी छोटी एजेंसियां ली जा सकती हैं, किसी प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जा सकती है। और जब केतु का प्रवेश होगा स्वाति नक्षत्र में तो हम राहु से संबंधित फलों की बात करेंगे। तो राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो हम वहां अपने घर की बात करेंगे। यानी जिन जातकों के जीवन में यह गोचर हो रहा है वहां उन्हें अपना घर प्राप्त होने के पूर्ण योग बनते हैं। जब हम चित्रा नक्षत्र के अंदर इसके प्रवेश की बात करेंगे तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल यहाँ पर चतुर्थेश है और साथ ही साथ लाभेश है, तो हम लाभ की बात करेंगे। धन लाभ की प्रबल संभावनाएं इस नक्षत्र के गोचर काल में होंगी। साथ ही साथ इस नक्षत्र के गोचर काल में नवीनीकरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जातक के जीवन में बहुत सी बातों की नवीनीकरण होगा। घर का नवीनीकरण हो सकता है, किसी चीज का हम रिनोवेशन जिसे कहते हैं वह किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। तदुपरांत हम बात करेंगे कुंभ राशि या कुंभ लग्न की। यहाँ पर यह गोचर तृतीय भाव में और नवम भाव में होने वाला है, यानी कि भाग्य भाव में होने वाला है, पराक्रम भाव में होने वाला है। तो राहु पराक्रम भाव में बैठेगा और केतु भाग्य भाव में बैठेगा। तो यहाँ पर जातक की भाग्य वृद्धि की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि जातक की भाग्य वृद्धि होनी ही होनी है। हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी, हर तरफ से सफलता मिलेगी। अपने शुभ चिंतकों से, मित्रों से, संबंधियों से, सभी से सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन धर्म की ओर से जातक का ध्यान पूर्ण रूप से विमुख हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, पराक्रम बढ़ेगा, कार्य के नए नए स्रोत बनेंगे, यानी कि जातक के जीवन में आय के नए नए साधन जातक को प्राप्त होने वाले हैं। विदेश यात्रा के योग भी जातक के जीवन में इस गोचर काल में बनते हैं। सफलता जातक के सिर पर चढ़कर बोलने वाली है। यह हम कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों की बात कर रहे हैं।
लेकिन जीवन साथी से, भाई बहनों से मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं जातक की बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ साथ ही साथ शनि के जो 7.5 है उसका द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है, जो कि 29 अप्रैल से होने वाला है। तो हम जातक के जीवन में इन सब समस्याओं के चलते मानसिक परेशानियों की बात कर सकते हैं। यहाँ जातक के जीवन में पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं, साझेदार से संबंधित समस्याएं आने वाली हैं। यदि आपका कोई काम पार्टनरशिप में है तो आपकी पार्टनरशिप टूटने के पूर्ण आसार बनते हैं। पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या पार्टनरशिप के व्यापार में आने ही वाली है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से इन सब बातों को भी समझना होगा। जब हम नक्षत्रानुसार इस गोचर को समझेंगे तो कृतिका नक्षत्र में जब राहु का गोचर होता है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य यहाँ इस लग्न में सप्तमेश है, तो जीवन साथी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, पार्टनर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, यानी जो अविवाहित हैं, उन जातकों के विवाह होने की प्रबल संभावनाएं इस गोचर काल में बनती हैं। जब हम राहु की भरणी नक्षत्र में गोचर की बात करते हैं तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र यहाँ पर चतुर्थेश और भाग्येश है, तो भाग्य की वृद्धि की बात करते हैं, आय में निरंतरता की बात करते हैं। यहाँ पर आय में निरंतर वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी और जातक को अपने भाग्य का प्रबल साथ प्राप्त होने वाला है। और जब हम अश्विनी नक्षत्र में गोचर की बात करते हैं तो अश्विनी नक्षत्र चूंकि केतु का नक्षत्र है, केतु भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य के वृद्धि की बात भी हम यहां पर समझ सकते हैं। तो हम केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु के गोचर के फल किस प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं। केतु यहां पर मति भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि लग्न पर है। और मति भ्रम भी इस प्रकार का कि जातक स्वयं की सफलता के घमंड में ईश्वर की सत्ता को नकारना प्रारंभ कर सकता है। उसे अपने अलावा और कोई भी शक्तिवान दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जातक किसी की नहीं सुनेगा, वह सिर्फ अपने मन की बात करेगा और अपने ही मन से सारी दुनिया चलाने की कोशिश करेगा। अब केतु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो शिक्षा में समस्या आ सकती है, प्रेम में अलगाव हो सकता है, प्रेम में समस्याएं आ सकती हैं। और केतु का नक्षत्र अनुसार यदि हम गोचर देखें तो विशाखा नक्षत्र में जब केतु का गोचर हो रहा है तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु यहां पर द्वितीय और लाभेश है। तो हम यहां लाभ की बात करेंगे, गलत कार्यों से धन में लाभ की बात करेंगे, धन लाभ तो होगा ही होगा, बहुत अधिक धन लाभ की बात करेंगे। जातक का गलत कार्यों की ओर रुझान बढ़ सकता है। जब वह स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु, तो राहु से संबंधित जितने भी फल हैं उनमें हम बढ़ोतरी की बात करेंगे। तो हम सफलता की बात करेंगे, घमंड की बात करेंगे। यह सब बातें भी हम स्वाति नक्षत्र में केतु के प्रवेश से समझ सकते हैं। जब चित्रा नक्षत्र के अंदर केतु का प्रवेश होगा तो हम यहां पर चारों ओर सफलता की बात समझ पाएंगे कि जातक का जीवन में उसे चारों ओर से सफलता प्राप्त होने वाली है। अंततः हम बात करेंगे मीन राशि या मीन लग्न की। मीन राशि या मीन लग्न में यह गोचर द्वितीय एवं अष्टम भाव में होने वाला है। राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में। यहां हम स्वास्थ्य में समस्याएं देखेंगे, आर्थिक समस्याएं देखेंगे, जातक की वाणी में कटुता देखेंगे। यह सब चीजें उत्पन्न होने वाली हैं। जातक का शत्रु वर्ग बढ़ने वाला है, वह मजबूत स्थिति में आने वाला है। और मुख्यतः देखा जाए तो जो गुप्त शत्रु हैं वह बढ़ेंगे और वह मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तो षड्यंत्रों की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। जातक में क्रोध अधिक हो जाएगा, क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। मानसिक पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां शनि की 7.5 भी प्रारंभ होने वाली है, तो मानसिक पीड़ाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। कार्यस्थल से संबंधित जातक की बदनामी हो सकती है, यानी जो गुप्त शत्रु होंगे, जो शत्रु होंगे, वह जातक को कार्यस्थल पर किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र में फंसाकर बदनाम कर सकते हैं। तो जातक की बदनामी हो सकती है, लांछन लग सकता है। और ऐसे में जब जातक की बदनामी होती है तो जाहिर सी बात है मानसिक पीड़ाएं और अधिक बढ़ सकती हैं। और राहु का यदि हम नक्षत्र में गोचर देखें तो कृतिका नक्षत्र में जो गोचर होगा तब वहां सूर्य की बात करेंगे। सूर्य यहाँ छठे भाव का स्वामी है, तो कार्यस्थल से संबंधित समस्याएं देखेंगे, कार्य क्षेत्र में मतभेद देखेंगे, स्वास्थ्य में समस्याएं देखेंगे, पेट के रोग हम यहाँ जातक के देखेंगे।
यानी कि हम कह सकते हैं कि मीन राशि के जातक इन सब समस्याओं से पीड़ित तो रहने ही वाले हैं। और जब भरणी नक्षत्र में इसका प्रवेश होगा राहु का, तो भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र की जब हम बात करेंगे तो वह तृतीयेश है और अष्टमेश है, दोनों ही घर अच्छे नहीं है। अष्टम का स्वामी शुक्र है और अष्टम से अष्टम, यानी कि अष्टम का भी जो अष्टम है, अष्टम के लिए जो खराब भाव है वहां का स्वामी भी शुक्र है, तो यह सर्वथा अकारक होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य में पीड़ा देखेंगे, स्वास्थ्य में भयंकर किस्म की पीड़ा देख सकती है, बीमारियां बढ़ सकती हैं, विकराल रूप ले सकती हैं। फिर राहु का प्रवेश होगा अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी नक्षत्र में हम यहां केतु से संबंधित फलों की बात करेंगे। तो केतु यहां शेयर बाजार में जातक को सफलता देने वाला है, स्टॉक मार्केट में जातक को सफलता प्राप्त होगी, पेट से संबंधित रोग होंगे, धन का व्यय अच्छे कार्यों में होगा, स्वयं के ऊपर होगा तो रोगों में भी हो सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आप धर्म में खर्च करें, अच्छे कार्यों में खर्च करें, तो आपको इन पीड़ाओं से थोड़ी बहुत कमी प्राप्त होगी। और जब हम नक्षत्र के अनुसार केतु की बात करें तो विशाखा नक्षत्र में केतु का प्रवेश, तो यहाँ विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु लग्नेश है और दशमेश है, तो हम स्वास्थ्य में पीड़ा की बात करेंगे, मति भ्रम की स्थिति की बात करेंगे। जातक के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अधिक समस्याओं के चलते उसे मानसिक पीड़ाओं की बात भी समझ सकते हैं। दशम भाव से हम जातक की आजीविका में होने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं। यहां बहुत बुरी स्थिति में जातक आ सकते हैं। जब केतु का प्रवेश स्वाति नक्षत्र में होगा तो वहां धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु यहां इस नक्षत्र के गोचर काल में धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बढ़ा देगा, तो धन लाभ अवश्य होगा। हाँ, वाणी में कटुता यहां बढ़ जाती है, वाणी में कटुता बढ़ेगी जो कि समस्या का कारण बनती है। समस्या का कारण भी यहां आपकी वाणी की कटुता ही बनेगी। अंततः जब केतु का प्रवेश होगा चित्रा नक्षत्र में, तब जातक के भाग्य में वृद्धि होगी, धन से संबंधित जो योग है वह बढ़ जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बढ़ जाएंगे। हम इस अंतिम दौर को जातक के जीवन में अच्छा देख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो गोचर काल है वह खराब नहीं होने वाला है। और वैसे भी हम कहते हैं कि कोई भी गोचर जो कि लंबा चलने वाला है, पूरे गोचर काल में किसी जातक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे, यह संभव नहीं है। किसी न किसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, तब किसी न किसी क्षेत्र में आपको समस्या प्राप्त हो रही है, यह गोचरों की विशेषता होती है। तो आज हमने धनु लग्न या राशि से लेकर मीन लग्न या राशि तक राहु और केतु के गोचर को विस्तारित रूप से समझा है। इसमें समझने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि आपको यह अवश्य देखना है कि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रहों के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें से कहीं भी यदि समावेश हो रहा हो तो उसी समयावधि में आप इस गोचर को अपने जीवन में प्रभावी समझें। अन्यथा ऐसा नहीं है कि मीन राशि के सभी जातक एक साथ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो समझने वाली बात है यह कि क्यों नहीं हो सकता, तो उसका कारण यह है कि हम सिर्फ गोचरों को ना समझे, गोचर हमारे जीवन में प्रभावी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात को समझना है। क्योंकि दशाओं का ही आईना है गोचर। यदि आपकी दशाएं चल रही हैं और उस ग्रह से संबंधित गोचर अच्छा है तो अच्छे फल करेगा, बुरा है तो बुरे फल करेगा, लेकिन पूर्ण रूप से बुरा करेगा ऐसा नहीं कह सकते। किसी भाव से संबंधित फल बहुत अच्छे होंगे और किसी भाव से संबंधित फल बहुत बुरे हो सकते हैं। इसी का नाम जीवन है और इसी के चलते जीवन में समस्याएं आती हैं। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो अब गोचरों की श्रृंखला में हम अगला गोचर गुरु का लेंगे और हम इसी प्रकार और अधिक कोशिश करेंगे कि नक्षत्रानुसार हम इस गोचर को वर्णित कर सकें। हम राशि का गोचर तो पढ़ते ही हैं, हमें यह जानना अति आवश्यक है कि इस 1.5 साल के पीरियड में
वह कौन सा पीरियड है जब हमें थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है या कष्ट मिलने वाला है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ